क्लास में आने से ठीक है सेटअप नहीं हो पाया है, थोड़ा सा साउंड का भी प्रॉब्लम था, लेकिन हम अपनी वादों से बिल्कुल मुकरे नहीं हैं। और आपको जो वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं ये आपका वीडियो पॉलिटिकल साइंस का ही है और इसका आज का मोटिवेशनल कोड है, देख लीजिए। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, कह रहे हैं लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो बिहार बोर्ड से पूरे मार्क्स कहानी इसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जी जान से मेहनत करते हैं, अगर घर बैठे अगर आपका ऑफलाइन बैच ख़त्म हो गया है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे जो बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो जी जान से आग लगाते हैं पानी में, सच में उसे ही कहानी कहा जाएगा। अर्थात 500 में से अधिक मार्क्स आपको एग्जाम में लाना है तो आपको अधिक से अधिक खुद पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस मोटिवेशनल कोड का मेरा मेन पर्पस है, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो पूरे मार्क्स कहानी इसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, आप हमसे उम्मीद करते होंगे कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बताएं हम उसका आंसर भी यहाँ लिखें, नहीं, आपको आंसर सुनना है हमसे और उस क्वेश्चन आंसर को दोनों कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। कह रहे हैं अधिकार किसे कहते हैं, अथवा अधिकार से आप क्या समझते हैं, अथवा अधिकार को क्या करें, परिभाषित करें। देखिए अधिकार जानवर को प्राप्त नहीं होगा, पहली बात। अधिकार किसको प्राप्त होगा, तो मानव को। लिखने का तरीका देखिए क्या लिखेगा आप एग्जाम में, आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है तो क्वेश्चन के साथ ही आंसर की शुरुआत करना पड़ेगा आपको। आप ऐसे लिखिएगा, अधिकार का शाब्दिक अर्थ मानव, अधिकार का शाब्दिक अर्थ मानव की वह जीवन की अनिवार्य पहलू है। देखिए कैसे लिखिएगा, देखिएगा अधिकार का शाब्दिक अर्थ मानव की जीवन की यह वह पहलू है जिससे मानव का व्यक्तिगत विकास होता है, मानव के खुद का विकास होता है और मानव समाज में जिस मांग को समाज के कल्याण के लिए रखता है और समाज उस मनुष्य की मांग को स्वीकार कर लेता है तो इस मांग को ही क्या बोला जाता है, अधिकार कहा जाता है। समझिए क्या लिखिएगा आप एग्जाम में, अधिकार से आप क्या समझते हैं अथवा अधिकार को आप परिभाषित करें तो आप आंसर लिखिएगा, अधिकार का शाब्दिक अर्थ मानव की यह ऐसी पहलू है जिसके माध्यम से मानव के व्यक्तिगत विकास होता है, मानव के व्यक्तिगत विकास होता है और राज्य अपने नागरिकों को, ध्यान बोलिएगा, राज्य अपने राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, कुछ स्वतंत्रताएं भी प्रदान करता है जिससे उस राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है और इस तीनों न्याय के माध्यम से उस व्यक्ति के क्या होता है, व्यक्तिगत विकास की ओर वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अधिकार का उल्लेख अर्थात मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर लिखिएगा, अधिकार प्रत्येक मनुष्य की जीवन की एक अनिवार्य पहलू है। क्या बोलिएगा, आप लिखना शुरू कीजिए अपने कॉपी में, सुन लीजिएगा, अधिकार प्रत्येक मनुष्य की जीवन की वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसके माध्यम से मनुष्य अथवा व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा व्यक्तित्व का विकास होता है और नागरिकों की कुछ मांगें होती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण के लिए होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए होता है और समाज उस मनुष्य की जो मांग को स्वीकार कर लेता है उसे ही क्या बोला जाता है, अधिकार बोला जाता है। और इन अधिकारों को राज्य लागू करता है, इसको भी अधिकार बोलते हैं। इस तरह से अगर आपको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में 1-2 थंब डालिए कि जी सर हमको समझ में आ गया है, अधिकार किसे कहते हैं। दोबारा बता सकते हैं, आप बोलिएगा अधिकार क्या है अथवा अधिकार से आप क्या समझते हैं अथवा अधिकार को क्या करें, परिभाषित करें। आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है, सुन लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन 11th क्लास का है, 12th क्लास का क्वेश्चन कहीं भी अब एग्जाम में नहीं पूछ रहा है आजकल। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ इसमें। अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा, अधिकार मनुष्य की जीवन की वह
महत्वपूर्ण दशाएं हैं, वह महत्वपूर्ण पहलू है जिससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या होता है? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और प्रत्येक समाज में नागरिकों की कुछ मांगें होती हैं। उस मांग का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण के लिए होता है और जब समाज उस मनुष्य के मांग को स्वीकार कर लेता है और राज्य उस मांग को राज्य में लागू कर देता है, उसको अधिकार बोलते हैं। और संविधान में भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग कहाँ किया गया है? 3 में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये भी पूछा हुआ है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितना था? 7 था। कौन हट गया है? संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? हट गया है। और ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, आप समझिए बंदी का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। क्या बोले? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। आपको आंसर ऐसे लिखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ एक ऐसी आज्ञा पत्र से है, एक ऐसी आज्ञा पत्र से है। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, हमको आंसर नहीं पता, हमको कुछ ऑब्जेक्टिव पता है, हम उस पर क्वेश्चन को बस लिख के ऐसे ही आएंगे अगर हम होते तो। करें बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर ऐसे लिखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ किसी भी गैर कानूनी तरीका से गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को क्या करना है? रिहा करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ किसी भी व्यक्ति जो गैरकानूनी तरीका से गिरफ्तार किया गया है उसकी रिहाई से है। इसका शाब्दिक अर्थ उसकी रिहाई से है। और यह एक आज्ञा पत्र है। क्या बोले? यह एक आज्ञा पत्र है जो अदालतों के द्वारा जारी किया जाता है। क्या बोले? यह एक ऐसी आज्ञा पत्र है जो अदालतों के द्वारा जारी किया जाता है ताकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द अदालत के सामने पेश किया जाए और उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को सिद्ध किया जाए कि सच में ये गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुआ है या इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई है। इसे ही बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का जो अधिकार है वो आपको सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला कोर्ट को है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को है। ध्यान दीजिएगा, और इसका मतलब यही हुआ कि यह एक कानूनी आज्ञा पत्र है। यह एक कानूनी आज्ञा पत्र है जिसके माध्यम से गैर कानूनी तरीक़ों से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी रिहाई की मांग करता है। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीक़ा से गिरफ्तार हो गया है तो उसको आप जल्द से जल्द, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार की है तो पुलिस का यह बनता है फ़र्ज कि वो आपको जल्द से जल्द कोर्ट के सामने क्या करे? पेश करे और आपके ऊपर लगे आरोपों को अदालत को बताए ताकि आपकी रिहाई हो सके। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, समानता का अधिकार क्या है या क्या है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तब करें विधि के समक्ष समता, दूसरा क्वेश्चन, और कानूनों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को लिख दिया है, लेकिन पढ़ते हैं हम इसमें पहला नंबर क्वेश्चन, समानता का अधिकार क्या है? ध्यान दीजिएगा। कर है समानता का अधिकार, आप लिखिएगा समानता का शाब्दिक अर्थ कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, इस बात से है। देखिए क्वेश्चन लिखने का समझिए शैली क्या होना चाहिए, आप क्वेश्चन को ही आंसर से शुरुआत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं समानता का अधिकार क्या है? तो इसका आंसर होगा, देखिएगा इसका समझ का तो ना, इसका इंग्लिश हुआ इक्वालिटी, EQUALITY, समान, मतलब कानून सभी के लिए समान है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे किसी भी आधार पे, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे आपकी जाति हो, धर्म जाति, चाहे आप स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, धर्म जाति लिंग, मतलब आपको किसी भी आधार पर
कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी को ही बोलते हैं समानता। और समानता का शाब्दिक अर्थ कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है और एक कानून सभी के लिए एक समान व्यवहार करती है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। यही इसका आंसर हुआ। समाज में सभी लोग बराबर हैं और कानून सबके लिए क्या है, समान व्यवहार करती है। यही इसका आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को सुनिए। समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार का शाब्दिक अर्थ कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, बराबर हैं। इस बात से है कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं करेगी और समाज में रहने वाले सभी लोग कानून के समक्ष क्या हैं, बराबर हैं। इससे ही समानता का अधिकार कहा गया है। और ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे करें। विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश में बिफोर इक्वालिटी बिफोर द लॉ इसको बोलते हैं। और कानून का समक्ष समता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन 2 करें। कानूनों का सम्मान संरक्षण किस देश से लिया गया है? ये आपको अमेरिका से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करें। धन विधेयक को परिभाषित करें। मनी बिल, धन मीन्स क्या होता है? मनी। ध्यान दीजिएगा, आप टैक्स कौन देता है? हम देते हैं, आप देते हैं, हर तरह से टैक्स। आपको लगता होगा पार्ले-जी खा रहे टैक्स नहीं दे रहे हैं, 2 रुपया वाला में भी पार्ले-जी में भी टैक्स लगता है सबका। तो ध्यान दीजिएगा, कर लगाने मतलब टैक्स लगाने, टैक्स कम करने और टैक्स कम करने, टैक्स बढ़ाने संबंधी जो विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं उसे ही धन विधेयक कहा जाता है। सुन लीजिएगा, हमको पता है कि इसमें किसी को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ आंसर नहीं लिखा है, इसके लिए सॉरी। कल से आपको आंसर लिखा हुआ भी आएगा, हम आपको कोशिश करेंगे, ठीक है ना। टाइम नहीं था क्योंकि हम लाइव क्लास को लेकर बहुत चिंतित हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं। करें धन विधेयक को क्या करें, परिभाषित करें। तो इसका आंसर होगा कर लगाने, टैक्स लगाने, टैक्स कम करने, टैक्स बढ़ाने संबंधी विधेयक जब लोकसभा में पेश किया जाता है तो इसे ही धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक का संबंध संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसकी पुष्टि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, धन विधेयक संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि टैक्स आपका है, टैक्स हम देते हैं, टैक्स आप देते हैं, कर हम देते हैं, इसलिए पैसा आम आदमी का है और आम आदमी का जो सदन है वो लोकसभा है, लोगों की सभा। इसलिए धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और मान लीजिए लोकसभा से ये पास हो गया धन विधेयक और कहाँ चला गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रखने का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक कर क्या कर सकती है? रख सकती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 कर रहा है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। इमरजेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित है, ऐसे ही आंसर लिखना है। क्या लिखना है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे आपातकालीन शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 में किया गया है और इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगर इतना बात याद है तो आप ये लिखिएगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग
18 में किया गया है, 18 में किया गया है, 352 से 360 में किया गया है और इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर नहीं याद हो तो ये लिखिएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई देश द्वारा हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण किया जा रहा है, बाहरी आक्रमण किया जा रहा है, देश में अशांति फैली हुई है, आंतरिक अशांति फैली हुई है, तो संविधान का अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला। अगर दूसरा इसमें कहेगा, आप लिखना 2 नंबर लिखे, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यों में संवैधानिक शासन विफल हो गया हो, ये लिखना है आपको। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक शासन विफल हो गया हो, सक्सेस न हुआ हो, अथवा केंद्र के अनुसार राज्य काम नहीं कर रहा हो, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 360 का देखिए प्रयोग। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के तहत यदि देश में वित्तीय स्थिति सही नहीं चल रही हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा हो, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 360 के तहत लगा सकता है। ठीक है। ये आपका आज का 5 क्वेश्चन रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव की। ठीक है। आग ऑब्जेक्टिव देखिए कहाँ से कहाँ चला गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 नंबर 20 में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप भी लिख कर हमको मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, लेकिन आपको बता दें। देखिएगा, जब निर्वाचन में जनता द्वारा, क्या बोल रहे हैं, जब निर्वाचन पद्धति में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर सरकार चुनी जाती है, तो उससे ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपका कौन, स्विट्जरलैंड। कौन सी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका आंसर क्या होगा, जब निर्वाचन में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर सरकार चुन ली जाती है, तो उसे ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। और ध्यान दीजिएगा, इसमें मतदान का अधिकार केवल जनता को होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आग ऑब्जेक्टिव की और देख लेते हैं इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कर रहा है, देख लीजिए। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 था, अब कितना है, 6 हो गया है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 में किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में बिहार के कुल 40 सीटें हैं, वही राज्यसभा की बिहार में मात्र 16 सीटें हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोकसभा में टोटल 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, वही कहते विधानसभा की 243 सीटें हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल टोटल 65 ईयर्स का होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है 65 ईयर्स होती है, वही कर देगा उच्च न्यायालय का 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं। 29 विषय सौंपे गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका संबंध बलवंत राय मेहता समिति से। क्वेश्चन 5 का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल, अब ऊपर पढ़े हुए कि अनुच्छेद 360 जी, दैट अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन है, राष्ट्रीय आपातकाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समिति के आधार पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। जब भी महाभियोग की बात करेगा राष्ट्रपति आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के अनुच्छेद 324 से है और भाग 15 से। कौन सी? भाग 15 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाग 15 में किसका उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे? निर्वाचन आयोग से। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, लोक लेखा समिति। ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति में कितने लोग होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, कानून का सम्मान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो विधियों का सम्मान संरक्षण अथवा कानून का सम्मान संरक्षण कहाँ से लिया? इंग्लैंड, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा। वही कह देगा। क्वेश्चन 15 में है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। और हम कोशिश किए थे, आपसे वादा भी किए थे कि हम लाइव आकर पढ़ाएंगे, लेकिन सॉरी लाइव आकर नहीं पढ़ा पाएँ। और इसका आंसर आपको कल PDF के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बस जाते समय मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरा भी कल्याण हो। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।